क्लास लाइव है मेरे भाई। सभी बच्चों को नमस्कार, जय माता दी, एक ओंकार। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। एक बार सारे बच्चे फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए। नमस्ते भाई, सभी भाइयों को नमस्कार। कौशल, अंजू, अपेंद्र, जीथाराम, नमस्ते भाई। क्या हाल है मेरे भाई आप सभी के? बढ़िया, दुरुस्त? सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाओ मेरे भाइयों। नमस्ते भाई, नमस्ते। सारे बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ते चले जाओ बेटा। प्यार से हर एक चीज को समझने का काम करेंगे आज हम आप सभी के साथ। नमस्ते भाई। सभी बच्चे एक बार फटाफट से आ जाएं। नमस्कार भाई। तो एक बार सभी को नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस प्यार भरी क्लास में, करियर विल ऐप पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपनी पिछली क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक अगले टाइप के सेंटेंस से मिलेंगे जिसे हम कहते हैं, पढ़कर देखो बेटा इसका क्या नाम मैंने लिखा है। इसे हम कहते हैं रूड सेंटेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसे हम कहते हैं रूड सेंटेंस। ठीक है, लो भाई, अब ये थोड़ा सा दिल जो है ना, ये दिल टूटेगा। ठीक है ना, ये जो दिल है ना, ये दिल थोड़ा सा टूटेगा। आज हम आप सभी के साथ मिलकर मेरे प्यारे बच्चों रूड सेंटेंस के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये रूड सेंटेंस में रूड होने का मतलब क्या होता है? क्या कभी किसी ने आपको या आपने कभी किसी को कहा है आप बड़े रूड हैं जी? सोचकर बताओ, क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि आप बड़े रूड हैं? या फिर क्या ऐसा हो सकता है आपने कभी किसी को कहा हो या तो आप रूड हैं या आपने किसी को रूड कहा हो? हैं जी शिवराज, आपने कभी किसी को कहा है आप रूड हैं? नहीं नहीं, किसी ने आपको तो कहा होगा, है ना? क्यूट बोला है? ओ माय गॉड, अब मुझे कोई गोली मार दो भाई। आपको क्यूट बोल दिया है जी? फिर मेरे को तो क्यूटी पाई बोलेंगे, हैं? चलो ये भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है मेरे दोस्तों। तो बात हमें क्या समझ में आई? रूड होने का मतलब क्या होता है, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। रूड होने का मतलब क्या होता है? कठोर व्यवहार। ठीक है ना, जब किसी इंसान के प्रति हमारा कठोर व्यवहार हो, लेकिन हम उस सामने वाले इंसान को जो कह रहे हैं ना, वो कही भी बात अपने आप में सही है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो अपने आप में थोड़ा सा कठोर हो जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कही भी बात तो अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन कहने वाली जो बात है वो थोड़ी सी कठोर तरीके से कह दी जाती है। इसी वजह से उस बात को हम क्या कह देते हैं? रूड। अब मेरे बच्चों, रूड होने का मतलब अब हमें ग्रामेटिकली समझना है। रूड होने का मतलब हमें क्या समझ में आता है? एक ऐसा वाक्य बाबू, एक ऐसा वाक्य जिसके स्ट्रक्चर में एक अलग बात होती है और मेरे बाबू जिसके मीनिंग में एक अलग बात होती है। क्या अलग होता है आखिर इनमें? है बेटे, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि जब हम इसके ढांचे की बात करते हैं, तो इसका लिखा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो लिखा जाता है एक्टिव वॉइस में। किस में लिखा जाता है बेटा? एक्टिव वॉइस में। लेकिन इस तरीके के वाक्य का जो मीनिंग है वो लिखा हुआ हमें नजर आता है किस में? पैसिव वॉइस में। किस में लिखा हुआ नजर आता है बेटा? इनका जो वाक्य का मीनिंग है ना, वो हमें देखने को मिलता है किस में? पैसिव वॉइस में। किसमें कहा हमने? पैसिव वॉइस में। एक बार इस बात को फिर से समझिएगा बेटा। हमारे सामने रूड सेंटेंस हम उस वाक्य को कहते हैं जो देखने में ढांचे से लिखा हुआ एक्टिव में नजर आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर डूअर हमें वर्ब से पहले लिखा नजर आता है, लेकिन अगर अर्थ के अनुसार देखें तो ये डूअर डूअर ना होकर अपने आप में नॉन डूअर होता है मेरे बच्चे। और इस वर्ब का जो डूअर है वो वाक्य के आखिर में लिखा नहीं होता। क्या बोले हम? वाक्य में ये लिखा हुआ नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? करेक्ट होगी? बोलो हाँ। ये भी बात समझ में आ गई अच्छे से? बोलो हाँ। चलो, अब इस बात के पीछे की कहानी को समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पहले लिख रहा हूं, तो आप एग्जाम्पल्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। रोज स्मेल्स स्वीट।
ठीक है, मैंने कहा मैंगो टेस्ट्स यमी। मैं जो सेंटेंसेस अब आपके सामने लिख रहा हूं आप इन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। द डिश टेस्टेड नाइस, द बैग वेड हैवी, ठीक है। कुनैन, कुनैन एक दवा का नाम होता है बेटा, ठीक है जी। कुनैन एक दवा का नाम होता है जो मलेरिया के रोगी को दी जाती है, ठीक है ना। कुनैन टेस्ट्स बिटर, इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, ठीक है बच्चे, हाँ के ना। अब इन सभी लिखे हुए वाक्यों में ना जो मजेदार बात है सीखने की, मैं वो आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से इसको देखने का काम कीजिएगा। देखिए मेरे बच्चों, छोटी सी बात को ध्यान से समझिएगा। ये वाक्य लिखा हुआ हमें सामने किस में दिख रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में ये लिखा हुआ है ना बच्चों? बोलो हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या रोज स्मेल कर सकता है? बताओ सोच के, क्या रोज यानी कि गुलाब का फूल क्या स्मेल कर सकता है, सूंघ सकता है? आप कहोगे नहीं सर, रोज तो स्मेल नहीं करेगा, स्मेल करने वाला डूअर कोई और होगा। यानी कि वो डूअर कहाँ लिखना होना चाहिए? वाक्य के अंत में, है कि नहीं भाई? सर टेस्ट करने का काम कौन करेगा? मैंगो करेगा। आप कहोगे नहीं सर, टेस्ट तो कोई और करेगा। सर डूअर सेंटेंस के आखिर में जाते ही क्या पहचान बना देता है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर डूअर सेंटेंस के आखिर में लिखते ही वो बन जाता है पैसिव वॉइस, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। सवाल नंबर 3 को ध्यान से समझेंगे। द डिश टेस्टेड नाइस, द डिश टेस्टेड नाइस। अब यहां हमारे सामने टेस्टेड से पहले क्या डिश किसी चीज को टेस्ट करेगी? क्या मेरे सामने जो रोटी सब्जी रखी हुई है क्या वो किसी चीज को टेस्ट करेगी? आप कहोगे नहीं सर, रोटी सब्जी किसी चीज को टेस्ट नहीं करेगी, टेस्ट करने का डूअर कोई और होगा। बोलो हाँ। द बैग वेइड हैवी, सर आप कहेंगे जो वजन तोलने की बात करें, बैग तो वजन नहीं तोल सकता, वजन तोलेगा कोई और। तो इन सभी लिखे हुए वाक्यों को इसीलिए रूड सेंटेंस कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है रूड सेंटेंस? बताओ तो जाने। तो आप कहेंगे सर इन सभी वाक्यों को रूड सेंटेंस कहने की जो खास वजह है वो यही है कि इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर, मेरे प्यारे से गुरुजी, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? आप कहेंगे सर इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों को यही देखने को मिलता है कि ये जो वाक्य हमारे पास हैं, ये जो वाक्य हैं, इनके अंदर ढांचा तो एक्टिव में है लेकिन मीनिंग में इनका जो डूअर है सेंटेंस के आखिर में अंडरस्टूड होता है। इसीलिए इन सेंटेंसेस के पैसिव को बना सकते हैं। अब मैं इन सेंटेंसेस के ढांचे को आपको समझाता हूं। गौर से देखोगे तो एक बात समझ आएगी मेरे बच्चों आप लोगों को। इन सभी सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट है ना, ध्यान से देखोगे, इन सभी सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं ध्यान से अगर देखोगे तो इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट है ना वो अपने आप में नॉन लिविंग है। कैसे हैं बेटा? अपने आप में नॉन लिविंग है। कैसे हैं इनके सभी के सब्जेक्ट? अपने आप में नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग होने का मतलब क्या हुआ बेटा? बताओ जरा। नॉन लिविंग होने का मतलब जो निर्जीव है। अब ऐसे लिखे हुए वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्टिव वॉइस में इनका स्ट्रक्चर क्या है भाई मेरे बेटे? इनका एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर है भाई? आप कहेंगे सर जी एक्टिव वॉइस में इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से काम करता है कि पहले हम लोगों को देखने को मिलता है क्या? नॉन लिविंग नाउन। सेंटेंस की शुरुआत में क्या मिलता है हमें? आप कहेंगे सर जी हमें देखने को मिल रहा है क्या चीज? नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन सेंटेंस की शुरुआत में। आगे का जो सेंटेंस है वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, किसके अकॉर्डिंग बोले हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। और इसके अंत में हमें देखने को मिलता है एडजेक्टिव। क्या देखने को मिलता है? एडजेक्टिव। ठीक है भाई, ये भी बात हो गई। अब मेरे बेटे इसका पैसिव हमें कैसे बनाना है? बहुत आसान तरीका है इसका पैसिव बनाने का तरीका भाई। पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो नॉन लिविंग कैटेगरी का हमारा जो डूअर है ना उसको चुपचाप आगे रखेंगे। ठीक है ना जी। जो नॉन लिविंग कैटेगरी का हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा है उसको एज इट इज हम लिख देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। आगे हम लोगों ने क्या लिखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से इज
प्लूरल की वजह से हम क्या लिख देंगे बेटा, आर लिख देंगे, है ना। पास्ट इंडेफिनिट की वजह से वॉज या फिर वर। इसके ठीक बाद हम लिख देंगे किस चीज को, एडजेक्टिव को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव को। अब हम इसका पैसिव बनाना यहां से शुरू करेंगे, एक प्यारी सी कंजंक्शन इसके साथ जोड़ेंगे, व्हेन। इट हम तब यूज करेंगे, इट हम तब यूज करेंगे जब हमारे सामने लिखी हुई, चलो दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं, आसान हो जाएगा। इट हम तब यूज करेंगे जब हमारे सामने लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। क्या बोले हम, सिंगुलर है। बाबू इट की जगह दे हम तब यूज करेंगे जब हमारे सामने लिखी हुई जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर कैसी है, प्लूरल है। ठीक है जी, है कि नहीं। और जैसी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को यहां पर यूज करने को मिली, वैसी ही हेल्पिंग वर्ब हम इसके साथ यूज करेंगे। ठीक है बेटा। और जो भी हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस में वाक्य की वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ कि ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से। बेटा क्लास ठीक से चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। एक बार मुझे बताओ बेटा, क्या आप मेरी आवाज को ठीक से सुन पा रहे हो, वीडियो ठीक से चल रही है, जरा कमेंट में यस सर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपके सामने एक सवाल का पैसिव बनाना सिखाऊंगा। ठीक है ना। मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है, दिस ड्रेस फील्स कंफर्टेबल। क्लास ठीक से चल रही है बेटा, सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट्स में जरा यस सर कहकर बता दीजिएगा। आवाज में कोई प्रॉब्लम, क्लास की वीडियो में कोई प्रॉब्लम, मैं मतलब काला गोरा दिखाई दे रहा हूं, है मैं ठीक ठीक दिखाई दे रहा हूँ, अच्छा दिखाई दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मुझे मतलब आप देख मुझे रहे हो और आपको दिखाई नूरा फतेह ही रही हो, है भाई। ठीक है क्लास, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। अरे निकिता मेरी लाडली गुड़िया आ गई, चलो बच्चा बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब बाबू इसका पैसिव बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे हम इसका पैसिव, आप कहेंगे सर ये जो दिस ड्रेस है ना इसको एज इट इज ही रखेंगे। ठीक है ना, ये हमने एज इट इज रखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से सिंगुलर के लिए इज लगा दिया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए बाबू हमने क्या कर दिया, सिंगुलर के लिए इज लगा दिया, है ना भाई। अब इसके ठीक बाद हमने आगे लिखने का काम किया, कंफर्टेबल। ठीक है, आगे हम लोगों ने लिखने का काम कर दिया व्हेन। सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से इट लगा दिया, इज लगा दिया। सर फील्स की थर्ड फॉर्म हमने यहां पर लगाकर फेल्ट बना दिया। इजी हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया भाई, आसान हो गया, कोई गलती तो नहीं हुई मेरे बच्चों। तो चलो अब आपने मेरे साथ इनका ना पैसिव बनाना सीख लिया है, तो एक काम कर दो फटाफट से, थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम आप सभी के साथ मिलकर, इन सभी वाक्य को फटाफट से पैसिव बनाना सीखेंगे। ठीक है, ओके, हाँ के ना, ठीक है भाई। आ जाओ अब थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे मेरे बच्चों, आ जाओ। रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है ना। रोज हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह रखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से सिंगुलर के लिए इज लिख दिया। इसके ठीक बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, स्वीट। आगे हमने क्या लिखा, व्हेन। सिंगुलर होने की वजह से हमने इट लगा के आगे इज लगा दिया। स्मेल की थर्ड फॉर्म हमने क्या लिख दी, आगे स्मेल्ड। बात खत्म होगी बेटा, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चे, हाँ कि ना, ओके। चलो अब सेकेंड सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। देखो मैंगो यूं का यूं हम लोगों ने लिख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से इज, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई, यमी। आगे लिखा व्हेन, सिंगुलर की वजह से इट इज, और उसके बाद क्या लिखने का काम कर दिया बेटा, टेस्टेड। ठीक है जी, सवाल नंबर 3 पर आ जाओ बेटा। ठीक है, हाँ है ना, ठीक है जी, अरे प्यार से जरा बोल दो हाँ, ठीक है जी, फाइन, ओके फाइन। अब देखो बेटे इस सवाल का पैसिव बनाकर देखेंगे। पहले हम लोगों ने द डिश यूं का यूं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की वजह से यहाँ वॉज लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा नाइस, आगे लिखा व्हेन। सिंगुलर होने की वजह से इट लगाकर आगे लिख दिया जी वॉज, और उसके बाद क्या लिख दिया, टेस्टेड। अच्छा इसका मीनिंग भी समझो, डिश थी अच्छी जब इसे चखा गया, मैंगो है स्वादिष्ट जब इसे टेस्ट किया जाता है, रोज है अच्छा जब इसे सूंघा जाता है। मीनिंग भी समझ में आ गई, आ कि नहीं,
मीनिंग समझ आ गया बेटा? चलो अब आप एक बार एक कोशिश करके दिखाओ, सवाल नंबर 5 और 6 का पैसिव बना के दिखाओ फटाफट से। सवाल नंबर 5 और 6 का फटाफट से पैसिव बनाकर दिखाएं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश, चलो भाई आंसर वेरीफाई करें बेटा इस चीज का। चलो सबसे पहले हमने द बैग लिखा, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से हम लोगों ने क्या लिखा, द बैग वॉज, आगे क्या लिख दिया, वेट। ठीक है, हैवी को हम लोगों ने यहीं पर लिख दिया, करेक्ट हो गया। अब हम लोगों ने इसके लिए कंजंक्शन लिखा व्हेन, बैग सिंगुलर है, इट लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वॉज लगाकर, और थर्ड फॉर्म हम वे की थर्ड फॉर्म वेट। दो शब्दों के बारे में यहां पर प्यार से सीख लो बेटा। देखो एक तो ये होता है हमारे सामने वेट, वेट अपने आप में नाउन होता है जिसका मतलब होता है वजन। क्या होता है, वजन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपका वेट कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है, तो आप बताओगे जी मेरा वेट 50 किलो है, 60 किलो है। हमारी क्लास में कुछ 120 किलो वाले भी बालक हो सकते हैं। अगर इसकी स्पेलिंग को ऐसे आप लिखेंगे तो ये वर्ब है जिसका मतलब होता है, क्या होता है बेटा, किसी चीज का वजन तोलना। ठीक है जी, किसी चीज का वजन तोलना। ये अपने आप में एक रेगुलर वर्ब है, वे, वेड, वेड। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वेड होती है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चों हम लोगों को इसका पैसिव बनाना है। कुनैन, कुनैन क्या होती है, मलेरिया की दवा होती है। क्या आप बता सकते हैं कुनैन किस पेड़ से निकाले जाने वाली दवा है? पेड़ का नाम बता देंगे प्लीज, ये आपके पेपर में भी पूछा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से कुनैन इज, आपके क्या कहेंगे आगे, कुनैन इज बिटर। बिटर का मतलब कड़वा होता है बेटा। व्हेन इट इज टेस्टेड। इजी हो गया बेटा, हाँ के ना? ठीक है, ये हम लोगों ने आज आप सभी के साथ मिलकर सीखा। किस कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लिया बेटा? ये आज हम सभी ने आप लोगों के साथ मिलकर सीखा बेटा। किस कॉन्सेप्ट के बारे में? आज हमने आपके साथ मिलकर सीखा रूड सेंटेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो मजा आया भाई। अब मेरे बच्चों को मैं सिखाने वाला हूं कुछ एडवांस लेवल के पॉइंट्स। ठीक है ना, एडवांस लेवल ऑफ वॉइसेस। वॉइसेस के कुछ एडवांस लेवल पर लेकर चलता हूं। एडवांस का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ आगे बढ़ते हैं, है ना। जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी अगर रह जाती है, ठीक है, तो उसके कुछ आगे के लेवल पर हम आपको लेकर चलने का काम करेंगे। ठीक है, इजाजत है? ठीक है जी, आया ना? ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा कुछ रह गया क्या यहाँ लिखना? द बैग वॉज, शिट 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 शिट, ये गड़बड़ कर दी। मैं बताते वक्त इधर बहक गया था यार, है ना। रुको जरा, सब्र करो, अभी चिपका देते हैं इसको सही जगह पर। अब ठीक हो गया बेटा? अब तो कोई नाराजगी नहीं है? अब ठीक हो गया बिल्कुल? फिट है बॉस? सिंकोना की छाल से निकलकर ये बनता है। बहुत बढ़िया चंदन, आपने सही जवाब दिया बेटा। चलो चंदन को मिलती है इसी बात पर काजू कतली, ठीक है, और इसकी बीवी भी होगी बहुत पतली। अब ठीक हो गया बेटा, हाँ के ना? फाइन। चलो मेरे बच्चों, ये वाली बात पर अब हम काम करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमारे सामने कुछ नई चीजों को अब हमें ध्यान से सीखना है, बहुत ही प्यार से सीखना है। ठीक है ना, आप लोगों को ना एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका नाम है वर्ब एडवांस। जिसका नाम है क्या चीज? वर्ब एडवांस। ठीक है ना। अब वर्ब एडवांस का मतलब क्या होता है बेटा? वर्ब एडवांस का मतलब होता है जब हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में वर्ब के अलावा एक और वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या बोले हम? फिर से बोलो बेटा, जब हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में वर्ब के अलावा एक और वर्ब का हम प्रयोग करते हैं तो वो वर्ब एडवांस का रूप ले लेती है। ठीक है ना। अब ऐसे मामले में ना बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। आज आपका दिल खुश होने वाला है। आज आप मुझे काजू कतली खिला दोगे।
ठीक है, कैसे खिला दोगे, देखो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं इंडेफिनिट इंफिनिटिव के बारे में, ठीक है। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव के बारे में। फिर मैं आपको बताने वाला हूं परफेक्ट इंफिनिटिव के बारे में, ठीक है जी। इन तीनों की शक्ल ध्यान से देख लो, ठीक है बेटा, हाँ है ना। और इसके बाद अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको सिखाने की, बताने की कोशिश करेंगे पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में, ठीक है ना। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को 4 चीजों के बारे में बताऊंगा। इन चारों की चारों प्यारी प्यारी बातों के बारे में मोहब्बत के पत्ते बिखेर देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है भाई, इजाजत है दोस्तों। आ जाओ मेरे भाइयों, इनके बारे में धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे हम। देखो मेरे बच्चों, इस परिवार में यहां पर हम पहले तो इसके बारे में समझेंगे एक्टिव वॉइस कैसे बनता है और इसी का पैसिव कैसे बनता है, ठीक है जी, हाँ कि नहीं, फाइन। एक बच्चे ने पूछा है एडवांस वर्ब एडवर्ब नहीं होता है क्या। सर इतनी दूर मत जाओ, इतनी दूर जाओगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। वर्ब के कई सारे काम होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब आपको हम पढ़ाते हैं तो वर्ब के कई सारे काम होते हैं। एक ही वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब अगर यूज होती है तो उसको वर्ब एडवांस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, अगर हम इसमें गहराई में जाएंगे ना बाबू तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एडवर्ब का काम है किसी वर्ब को क्वालिफाई करना। क्या काम होता है विश्वास जी? एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, या किसी एडवर्ब को ही क्वालिफाई करना, या कभी कभी पूरे वाक्य को क्वालिफाई करना। तो एडवर्ब बहुत शैतान बच्चा है। एडवर्ब किसी भी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी को लपेट सकता है, सभी को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी महाभारत है, उसको भी थोड़ी देर सो जाने दो, मैं आराम से उस पर बात करूंगा। अब इधर आओ मेरे छोटे भाई विश्वास, बात को ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो, इन्फिनिटिव का रूप क्या होता है? टू के साथ V1। कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव का रूप क्या होता है? टू बी के साथ हम ING जोड़ते हैं। परफेक्ट इन्फिनिटिव का रूप क्या होता है? टू हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब क्या हुआ? V1 के साथ ING और इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं क्या चीज? ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपके सामने इनके ढांचे लिख दिए, ठीक है ना। वर्ब एडवांस टॉपिक में आपने ये डिटेल में पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है भाई, ओके भाई, फाइन। चलो भाई, अब मेरे बच्चों, पैसिव बनाने की मिनिमम कंडीशन क्या थी? पैसिव बनाने की मिनिमम कंडीशन क्या थी? आप सभी बच्चों को याद है कि सर पैसिव बनाने के लिए बी, नहीं तो बी की कोई भी फॉर्म, और इसी के साथ हम जोड़ने का काम करते हैं क्या? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या जोड़ने का काम करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस हिसाब से तो हमें पता चल गया है इसका पैसिव बनाना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। गुरुजी कैसे आसान हो जाएगा बाबू? ध्यान से देखना। 2V1 का पैसिव हम बना देंगे क्या करके? 2B के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। सर इसमें पहले से ही B है इसीलिए इसका पैसिव हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है जी। परफेक्ट इंफिनिटिव के पैसिव के लिए 2 के साथ हमने हैव लगाया, हैव के बाद बीन लगाया क्योंकि परफेक्ट की पहचान बीन से होती है, और मेरे बच्चों ने उसके बाद थर्ड फॉर्म लगवा दिया, खत्म। सर बीइंग, इस देखो V1 के साथ ING लिखा है, इसका पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? नॉन डूअर पहले हम लिख देंगे बाबू, इसके ठीक बाद क्या लिख देंगे? नॉन डूअर पहले लिख देंगे, इसके बाद ING को निकालने के लिए हमने क्या किया? बीइंग, और इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, है ना भाई। बात कुछ कुछ समझ आई? अब मेरी बात को समझ आने के लिए ना आपको थोड़ी सी मेरे साथ, मेरे लाडले बच्चों, मेहनत करनी होगी। विश्वास जी देखो, आपके सवाल के अंदर जो जादू है ना, अब वो मोहब्बत से टूटेगा। मैं 2 वाक्य लिख रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा राजन वॉन्ट्स टू बाई अ कार, एक सेंटेंस लिखा। फिर मैंने आपके सामने लिखा राजन वॉन्ट्स किरण टू बाई अ कार। बाबू मैंने 2 वाक्य आपके सामने लिखे हैं, ठीक है, 2 वाक्य आप सभी के सामने लिखे हैं। एक बार दोनों वाक्यों को ध्यान से बस पढ़कर दिखाओ, आपको मोहब्बत हो जाएगी मुझसे, ठीक है। पढ़ लिए दोनों वाक्य?
अब देखो मैं आपको समझाता हूं बेटा, इन दोनों वाक्यों को पढ़ने की क्या कलाकारी है। बहुत ध्यान से देखो, मजे से सीखो। राजन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी कौन सा, डूअर है, ठीक है ना। अब राजन चाहता है, ये डूअर इस वर्ब का हुआ। ये वर्ब हमारे सामने कौन सी वर्ब हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार यूज हुई वर्ब, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर वो चाहता क्या है, वो खरीदना चाहता है। खरीदेगा किसको, आप कहेंगे कार को। अगर बाई के बाद व्हाट का जवाब कार दे रहा है, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही बाबू क्या कहते हैं, नॉन डूअर। क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को ही क्या कहते हैं, है ना जी। तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट जो होता है ना सर जी, वो नॉन डूअर है। ऑब्जेक्ट जो है ना क्या है, वो नॉन डूअर है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं यहां तक की बातचीत, हाँ के ना। चलो मेरे भाई, अब मेरे बच्चे अगर इसका हमें पैसिव बनाना है तो पैसिव कैसे बनाएंगे हम, देखो ध्यान से। मैं धीरे धीरे आपके दिल में इस इंग्लिश के डर को खत्म करता जा रहा हूं, धीरे धीरे आपको इस इंग्लिश से प्यार करना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। मैं नहीं जानता मुगलों ने कितने बादशाह दिए, मैं नहीं जानता भारतवर्ष में कितने स्वर्ण काल रहे, मैं नहीं जानता भारत में कितने राजा महाराजा रहे। मैं बस ये जानता हूं इस क्लास में पढ़कर हर चीज को समझने वाले ये सभी बच्चे इंग्लिश के बेताज बादशाह हैं। मैं राजा नहीं हूं, मेरे बच्चे ये राज करेंगे किस पर, इंग्लिश पर। मेरे ये बच्चे किंग मेकर की तरह से हर किसी को इंग्लिश अच्छे से सिखा सकते हैं। और आपके एफर्ट्स के लिए जोरदार तालियां बजाता हूं बेटा हमेशा। आपके एफर्ट्स के लिए हर किसी को ये चीज कहता हूं कि मेरे बच्चे जो बैच में पढ़ते हैं भाई, इतनी जान फूंकते हैं, इतनी अटेंशन के साथ पढ़ते हैं कि उनके बराबर मतलब साधना कोई नहीं कर सकता। समझ रहे, जैसे हम भगवान को खुश करने के लिए उनकी साधना करते हैं ना, वैसे ही मेरे बच्चे इस बैच में पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं। आप सभी को हाथ जोड़कर इस बात का धन्यवाद करता हूं मेरे बच्चों। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। राजन चाहता है खरीदना एक गाड़ी, ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों पैसिव अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहोगे सर ये जो वांट्स है ये तो नॉन एक्शन वर्ब है। क्या है सर जी, ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं है। एन ए का मतलब नॉन एक्शन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि राजन और उसके बाद लिखे हुए इस वांट्स को यूं का यूं छोड़ देंगे, है ना। इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ टेक देंगे, हम इस ट्रांजिटिव वर्ब से पहले टेक देंगे। हमने क्या कहा, आकार। क्या कहा, आकार। उसके बाद इस टू बाई को हम चेंज कर देंगे, क्या कह देंगे, टू बी बॉट। अरे हाँ है ना, क्या यहां तक की बात समझे भाई, क्या यहां तक की बात समझे कि नहीं समझे बाबू, हाँ के ना। देखो कितनी अच्छी बात आपने सीखी। अब देखो दूसरे सवाल में एक छोटी सी गुगली डाली है मैंने आपके लिए। क्या है गुगली, बड़े प्यार से समझना मेरे बच्चे। राजन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि डूअर है, बोलो हाँ। राजन चाहता है, अब जिस चीज को वो चाहता है वो हमारे पास वर्ब है ना। चाहता किसे है, किरण को चाहता है ना। अब किरण को चाहता है, ये नहीं कि वो किरण से प्यार करता है, नहीं नहीं, वो किरण को चाहता है कि किरण करे कुछ, है ना। यानी कि इस वर्ब का भले ही ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे इसने आगे एक और एक्शन रखा तो अब ये डूअर बन जाता है। किसका डूअर बनता है, इस एक्शन का। ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद व्हाट का आंसर ये हमें दे रहा है जो कि नॉन डूअर यानी कि ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस वाक्य में क्या बात है, राजन चाहता है, राजन खरीदेगा किस चीज को, गाड़ी को। बाबू ऊपर वाले वाक्य में क्या है, राजन चाहता है, राजन खरीदेगा किसको, गाड़ी को। गाड़ी को खरीदने का काम कौन कर रहा है, राजन कर रहा है। इस वाक्य में क्या है, राजन चाहता है किरण नाम का एक इंसान है वो खरीदे गाड़ी को। राजन नहीं खरीद रहा है गाड़ी को, गाड़ी कौन खरीद रहा है, किरण। किरण किसका डूअर है, इस लिखी हुई वर्ब का। इस वर्ब का नॉन डूअर यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है, आकार। तो बेटे पैसिव बनाना तो बहुत आसान हो गया। आप कहोगे सर जी ऊपर वाले वाक्य की तरह से ये भी नॉन डूअर है। अब नॉन डूअर होने की वजह से राजन वांट्स तो यूं का यूं रख दिया हमने, है कि नहीं। हमने इस नॉन डूअर को पहले लाके टिका दिया आकार, इसका पैसिव हमने बना दिया, ठीक है ना। अरे बोलो हाँ। देखो ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वर्ब से पहले उसका डूअर देखने को हमें मिल जाए तो ये एक्टिव वॉइस परिवार का सदस्य
है कि नहीं। और पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने किस बात पर ध्यान दिया बेटे, हम लोग बी के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव तब लगाएंगे जब हमारा डूअर कहां लिखा हुआ नजर आए, इस वर्ब के बाद। इस वर्ब से पहले क्या चीज चाहिए, नॉन डूअर। ये तो गुरुजी हम लोगों ने ना, जब आप वॉइसेस के बेसिक समय समझा रहे थे, जब वॉइसेस के आप हमें बेसिक से समझा रहे थे, मैं तभी समझ आ गया था सर जी, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर जी, है कि नहीं भाई। तो राजन चाहता है एक गाड़ी खरीदी जाए, किसके द्वारा खरीदी जाए। अब इसको आप बना देंगे क्या चीज, एजेंट बाई किरण। हाँ जी भालूबाशी, ए बाबू मोशाय, भालूबाशी है जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मजा आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट सीखने में, ठीक है। अब इसको याद रखना बेटा, एक्टिव वॉइस का मतलब वर्ब से पहले डूअर, पैसिव का मतलब बी के साथ थर्ड फॉर्म के बाद डूअर, दैट्स इट। इतनी सी लॉजिक बात हमें समझ आई, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं आपको दे रहा हूं कुछ एक सवाल, आप बाबू उनके पैसिव बनाकर दिखाएं। एक कहा हो गया रे हमसे, इधर तो आओ जरा। चलिए मेरे बच्चों, इन तीनों के पैसिव बनाने हैं, यहां दो चॉइसेस हैं, इसका पैसिव बनाना है, करके देखेंगे। थोड़ी थोड़ी मेहनत मेरे बच्चों, कोशिश करेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया। नैना सब्जेक्ट है, डूअर है किसकी, विश करने वाली, ठीक है ना जी, हाँ कि ना। अब इस विश को कौन पूरा कर रहा है, करण। अब ये इस लिखी हुई वर्ब का भले ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही हमने इसके आगे वर्ब एडवांस देखा, आगे आई एक और वर्ब देखी, तो हमें पता चला ये डूअर बन जा रहा है इस वर्ब का, ठीक है ना। और इस वर्ब को ट्रांजिटिव हमने रखा, वो क्या होस्ट करना चाहता है, आपने कहा पार्टी, तो बाबू ये इस लिखी हुई वर्ब का नॉन डूअर हुआ। पैसिव बनाना बहुत आसान है बेटा। नैना विशेष, और उसके बाद हम नॉन डूअर को पहले लेकर आएंगे। मैं इस लाइन को हटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है ना।
No, Nena wishes a party to be hosted by Karan. खत्म हो गया भाई, पहला सवाल खत्म हो गया, इजी हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। सवाल नंबर 2 के लिए बनाएंगे, देखो ध्यान से समझना, इस सवाल का पहले मीनिंग समझो। कई बार क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझते ना, तो क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं। देखो, विमेन लाइक मैन, औरतें पसंद करती हैं मर्दों को। कौन से मर्द? जो चापलूसी करते हैं उनकी। इस देम का मतलब एग्जैक्टली कौन है? विमेन ही तो है। इस देम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? विमेन ही है। फिर से समझो, औरतों को पसंद आते हैं मर्द जो चापलूसी करें उनकी। इस देम का मतलब, उनकी का मतलब विमेन ही हो गया, हाँ कि ना? तो बाबू फिर इसको हम टेक्निकल तरीके से लिख सकते हैं बेटे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया। ये हमारे सामने इसी की वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्या हुआ? मैन हो गया। अब यही मैन अपने आप में डूअर बनता है किसका? चापलूसी करने का। किसकी? देम की। देम अपने आप में यहां पर क्या हो गया? नॉन डूअर हो गया। बोलो हाँ। तो पैसिव वर्ब बनाना शुरू करते हैं। लाइक अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब है तो हम इसके पैसिव को बनाना पसंद नहीं करते। ठीक है भाई, हाँ कि ना? अब जैसे ही मैं इस देम को यहां से उठाकर यहां रखूंगा, आप कहोगे सर इस देम का मतलब तो विमेन, और विमेन पहले ही डूअर की तरफ आ गया है। बोलो हाँ। जब ये देम पहले ही विमेन की जगह लिखा गया है, तो क्या यहां पर इस देम को लिखने की अब जरूरत है? तो आप कहीं नहीं सर, अब यहां पर इस देम को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही डूअर की जगह पर बैठा हुआ है। अब इस टू फ्लैटर का पैसिव हमने बना दिया टू बी फ्लैटर्ड। ठीक है, आगे हमने क्या लिख दिया? बाई मैन। इजी हो गया बेटा, बिल्कुल इजी हो गया ना? बोलो प्यार से हाँ। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हो गया समझ में, हाँ कि ना? अगले सवाल को भी इसी तरीके से आपको बनाना है। ही डूअर है इस लिखी हुई वर्ब का। इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? पीपल है। अब पीपल हमारे सामने डूअर बनता है इस इंफिनिटिव का, हाँ कि ना? इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट कौन है भाई? आप कहेंगे सर इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन डूअर हिम है। ठीक है, और हिम और सर ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जो हिम है उसी को सर बुला जा रहा है, जिसको सर बुलाया जा रहा है वो वही है। ठीक है ना, ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं आप सभी के साथ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हम क्या करते हैं? तो पैसिव बना रहे हैं हम अब आप सभी के लिए। ही लाइक्स, और उसके बाद हम जब बात करेंगे इस हिम को यहां रखने की, तो यहां जब हमने हिम रखा, आप कहोगे हिम तो पहले से ये ही सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है, तो सर जी यहां इस हिम को लिखने की जरूरत अब नहीं है। तो बेटा अब इस टू कॉल का पैसिव हमने लिखा क्या चीज? टू बी कॉल्ड। ठीक है ना? अब टू बी कॉल्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हम इसको यहां लिख देंगे, और उसके बाद हमने क्या लिखा? बाई पीपल। दोनों वाक्य की हिंदी का फर्क समझना। वह पसंद करता है लोगों को, लोग उसे जब कहते हैं सर। वह पसंद करता है लोगों को, लोग उसे जब कहते हैं सर। अब इसका पैसिव क्या बनाया? वह पसंद करता है पुकारा जाना सर लोगों के द्वारा। ठीक है बेटा, ओके। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी मेहनत और गहराई से करेंगे बेटा। सवाल नंबर 4 को मैं करवा रहा हूं, 5वां आपको जवाब देना है। स्नेहा वॉन्ट्स हर ड्रेसेस। स्नेहा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया यानी कि डूअर हो गया। वॉन्ट्स अपने आप में एक वर्ब हुई, और ये हमारे सामने इस वर्ब का ध्यान से देखने की कोशिश करना, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो नहीं फर्क पड़ता। मुझे ये बताओ बेटा, यहां इस लिखी हुई वर्ब का चाहे इन्फिनिटिव हो चाहे इन्फिनिटिव का पैसिव, ये सोच के बताओ कि ये इसका डूअर है कि नॉन डूअर है। इधर नहीं सोचना कुछ भी, इसको हटा दो, ये सोचना आपको परेशान करेगा। ये जो लिखा है हर ड्रेसेस जो लिखा हुआ है, ये इस इन्फिनिटिव का डूअर है कि नॉन डूअर है? ये बस मुझे आप बता दीजिए, बता दीजिए मेरे भाई।
तो आप कहेंगे सर ड्रेसेस अपने आप को थोड़ी आयरन करेंगी। आयरन का मतलब तो होता है इस्त्री करना। ड्रेसेस अपने आप को आयरन नहीं करेंगी सर, ये तो इसका नॉन डूअर है। नॉन डूअर होने की वजह से ही हम किसको आंसर मार्क करेंगे भाई? आप कहेंगे पैसिव को आंसर मार्क करेंगे। सर बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, समझ रहे भाई? पैसिव की हमें जरूरत है क्योंकि नॉन डूअर इससे पहले लिखा हुआ है। लॉजिक समझ आया बेटा? लॉजिक समझ में आया बेटा? हम्म अरे बहुत अच्छे से समझ आया मेरे भाइयों को। सवाल नंबर 5 पे दिमाग लगाएंगे भाई। अब बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे। देव एक्सपेक्ट करता है पेशेंट। अब पेशेंट ट्रीट करेगा या ट्रीट किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा? बताओ। आप कहोगे पेशेंट अपने आप में नॉन डूअर है सर। नॉन डूअर होने की वजह से ही हम क्या कर देंगे सर जी? हम पैसिव मार्क कर देंगे, सीधी बात है। उसके अलावा और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है सर जी। और यहां बाई के साथ लिखा हुआ है, ये इस बात का डूअर है। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? अगला सवाल देखते हैं। ईशा हैज टू पोस्टपोन द ट्रिप। बेटा ये एक्टिव में लिखा है, पैसिव इसका बनाना है। पैसिव बनाने के लिए ईशा आगे लिखा है, हैज के साथ इंफिनिटिव लिखा है द ट्रिप। पैसिव बनाने के लिए पहले ट्रिप को उठा लो। द ट्रिप हैज यूं का यूं हमने लिख दिया क्योंकि हैज में तो कोई एक्शन ही नहीं है। ठीक है ना? द ट्रिप हैज टू पोस्टपोन को पैसिव बना दिया, हैज टू बी पोस्टपोन्ड। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम? बाई ईशा। खत्म हो गया क्वेश्चन? खत्म? करेक्ट होगी बातचीत भाई? हाँ कि ना? इजी हो गया अब? ठीक है भाई, चलो भाई कुछ और क्वेश्चंस अब आप लोगों को दे रहा हूं, बना के दिखाओ बेटा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसे कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है बाबू। कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना? केशव लाइक्स इंटेरोगेटिंग स्ट्रेंजर्स। पैसिव बना के दिखाओ बेटा। बनाइए, चलिए करिए थोड़ी सी मेहनत बेटा।
आइए मेरे बच्चों, अब इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ मिलकर बनाता हूं। केशव लाइक्स इंटेरोगेटिंग स्ट्रेंजर्स। केशव हमारे सामने डूअर है, ठीक है, किस चीज का डूअर? पसंद करने का। केशव ही इंटेरोगेट कर रहा है, इंटेरोगेट का मतलब सवाल पूछ रहा है। आगे लिखा है हमारे सामने क्या चीज? अब इंटेरोगेटिंग का ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्या है? आप कहेंगे सर स्ट्रेंजर्स है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? आप कहेंगे स्ट्रेंजर्स है, तो पैसिव बना देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। केशव लाइक्स, उसके बाद आप क्या कहेंगे? इस ऑब्जेक्ट को नॉन डूअर की जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्ट्रेंजर्स। उसके बाद इस इंटेरोगेटिंग का पैसिव बना देंगे, क्या चीज? बीइंग इंटेरोगेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। इट इज टाइम टू क्लोज द डोर। इट इज टाइम टू क्लोज द डोर। अब एक बात बताओ बेटा, सवाल नंबर 2 के अंदर इस इंफिनिटिव का डूअर कौन है? इस इंफिनिटिव का डूअर कौन है? एक बार ध्यान से समझने का काम करना। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक रिवर्स में आकर देखूं तो यहां पर डूअर कोई भी नहीं है। ठीक है। क्लोज अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके पास नॉन डूअर यहां पर है। ये इस टू क्लोज का आंसर है। टू क्लोज व्हाट? ऑब्जेक्ट की तरफ हमारे सामने जो आ रहा है उसे हम नॉन डूअर कहेंगे। तो आप कहेंगे सर यहां पर भी इसका कोई भी डूअर नहीं है। ठीक है ना जी। ये सवाल अपने आप में अद्भुत है, ये सवाल अपने आप में अद्भुत है। ना तो इधर इसका डूअर ना इसका इधर डूअर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंफिनिटिव को हम बिना डूअर के भी यूज कर सकते हैं। बाबू समझे? फिर से समझना। इट इज टाइम, ये समय है दरवाजा बंद करने का। ठीक है। ना तो इस इंफिनिटिव का डूअर इधर लिखा है कहीं पर, ना इस इंफिनिटिव का डूअर पीछे कहीं लिखा है। यानी कि कभी कभी हमारे सामने क्या होता है, आप कहेंगे कि सर इंफिनिटिव का जो डूअर है ना, कभी कभी वो लिखा ही नहीं होता। कोई भी लिखा हुआ जो इंफिनिटिव होता है ना, क्या बोले हम? कोई भी लिखा हुआ जो इंफिनिटिव होता है ना मेरे भाई, बड़े प्यार से समझो, कोई भी लिखा हुआ जो इंफिनिटिव होता है वो खुद में ही एक्टिव वॉइस है और खुद में ही वो पैसिव वॉइस है। तो इसके पास अगर डूअर ना इधर लिखा और ना डूअर इधर लिखा तो ये इंफिनिटिव खुद में ही एक्टिव, खुद में ही पैसिव का काम कर जाता है। इसी वजह से हम इसका पैसिव लिख सकते हैं। कैसे? हम इट इज टाइम को तो छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि इस तो एक नॉन एक्शन वर्ब है कि नहीं? इट इज टाइम, हम इस डोर को डूअर की जगह लेकर आएंगे। इससे पहले एक प्रेपोजिशन हमें लगानी पड़ेगी फॉर द डोर, और उसके बाद क्या लिख देंगे बेटा? टू बी क्लोज्ड। खत्म होगी बात। ठीक है बेटा, खत्म होगी बात। ठीक है भाई। अब मेरा बच्चा इसका पैसिव बनाएगा। इट इज टाइम टू लीव द डिस्कशन। आप कहेंगे सर इस लीव का डूअर ना तो इधर है, इस लीव का डूअर ना उधर है, ये तो टू लीव का नॉन डूअर है। पैसिव बना देंगे एक सेकंड में हम। इट इज टाइम, और हमें लगाना पड़ेगा ताकि इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखा जाए, फॉर द डिस्कशन टू बी लेफ्ट। खत्म हो गई बात। बिल्कुल इजी था सर जी। ठीक है मेरे भाइयों, हाँ कि ना? बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है जी। अब अगर मैं कहता हूं दिस इज राइट टाइम टू टेक द डिसीजन, पैसे बना देंगे भाई। दिस इज राइट टाइम, डिसीजन को पहले लाएंगे और हमें लगाना पड़ेगा ताकि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहे। दिस इज क्या लिखा है? फॉर द डिसीजन टू बी टेकन। इजी हो गया बेटा, हाँ कि ना? फाइन। अब यहां हमारे सामने दो सवाल ऐसे हैं जिनको बनाने का पैसिव ना तरीका थोड़ा अद्भुत है। हमने कहा इट इज नेसेसरी, हमने कहा इट इज योर ड्यूटी। इट इज नेसेसरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इसी का पैसिव कैसे लिखेंगे? इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू हेल्प हिम। बात समझ रहे? ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू हेल्प हिम। हम इसके पैसिव को सिर्फ अर्थ के आधार पर लिखेंगे, या फिर हम इसके पैसिव को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई?
ही इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड। ठीक है जी। अगले सवाल का पैसिव, इट इज योर ड्यूटी टू सर्व द गेस्ट। तो एक तरीका तो ये है, क्या कहेंगे हम, यू आर रिक्वायर्ड, आपकी जरूरत है किस चीज के लिए, टू सर्व हिम या टू सर्व द गेस्ट। ठीक है जी, हाँ कि नहीं? ओके भाई। या फिर आप इसी का पैसिव दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ठीक है, द गेस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड बाई, किसको कहा है, बाई की बात तो, एजेंट तो है ही नहीं, एजेंट होता तो फिर तो झगड़ा ही नहीं था ना, एजेंट ही तो नहीं है। ठीक है ना, इस काम के लिए एजेंट ही तो नहीं है। ठीक है जी, ओके जी। श्रीकांत बाबू पूछ रहे हैं, सर जी इतना अच्छा लेवल एग्जाम में आता है क्या? देखो बेटे, एक बात को समझो, इतना अच्छा लेवल एग्जाम में बहुत कम देखा जाता है, ये एडवांस लेवल है, बहुत कम देखा जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, आप तैयारी जब कर रहे हो ना, आप जब तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करते वक्त इस एटीट्यूड को बनाकर चलो कि हमें सब कुछ पता हो। ठीक है ना? आप लोगों के साथ जब वॉइसेस हमने पढ़ने शुरू किए, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने शुरू किए। बड़े प्यार से इस बात को समझना मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोगों ने वॉइसेस को बदलना सीखा, है ना। ही किल्ड द स्नेक, पैसिव बनाया, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, है कि नहीं? बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि जो बच्चे जीरो हैं, ठीक है ना। बहुत सारे आप में से ऐसे भी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से, उन्होंने ये फील किया यार इनको सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे 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 आप ऊपर चलते चले गए क्लास वाइज, तो आप लोगों का आज ऐसा लेवल हो गया जो एडवांस लेवल हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं, आप अपने आप को एक किंग लेवल पर आज फील करते हैं। आप फील करते हैं कि यार अच्छा, हम तो उस लेवल पर चले गए हैं आज, हम तो उस एक्सपर्ट लेवल पर चले गए हैं आज, जिस लेवल पर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। गॉट इट? तो आपको पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे मैं आपका हाथ पकड़कर कितने अच्छे लेवल पर लेकर जा रहा हूं। और एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं होता श्रीकांत भाई, एग्जामिनेशन का इस बारे में यूं भरोसा नहीं होता, एग्जामिनेशन कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। और एग्जामिनेशन का अगर सिर फिर गया ना, समझ रहे हैं, अगर एग्जामिनेशन बनाने वाले का सिर घूम गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन वो आपको देगा जिसमें बेहोश ज्यादा हो सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ कि ना? ठीक है, तो इसको ना आप तबीयत से सीखो। ठीक है, आप इसको तबीयत से सीखो। ओके, तबीयत से नहीं सीखोगे मारे जाओगे बेटा, बाकी आपकी चॉइस है बेटे। ठीक है, ओके फाइन। चलो कुछ और सवाल आपको देता हूं, और मेहनत करो यार। हम तो अपनी क्लास में इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि जब हम प्रैक्टिस शीट लगाएंगे तब आप कहोगे अरे गुरुजी ये तो हलवा है, ये तो हलवा है, अभी निपटा दिए। पैसे बना के दिखाओ फटाफट से, चलो चलो टूट पड़ो फटाफट से। शाबाश।
बनाओ भाई, इनके बनाओ फटाफट से। बनाओ बेटा, कोशिश करो, गलत सलत कुछ भी कोशिश करो। बनाओ बनाओ बनाओ, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। लगाओ दिमाग बेटा। अब मैं बनाता हूं। Rahul enjoyed the horror movies being watched। ठीक है भाई, हाँ के ना? ओके। स्नेहा विश्ड हिम टू रिपे द लोन, ठीक है ना? स्नेहा विश्ड, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखेंगे? द लोन टू बी रिपेड बाय हिम। ओके, करेक्ट है बेटा। ये जो ऊपर सेंटेंस नंबर 2 हमारे सामने लिखा है, इस सेंटेंस नंबर 2 को एग्जैक्टली हम एक और तरीके से यूं का यूं लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं स्नेहा विश्ड दैट, ठीक है ना, शी वुड रीपे द लोन। इस लिखे हुए वाक्य का एग्जैक्ट मीनिंग है कि स्नेहा ने इच्छा की कि वह लोन को रिपे करेगी। आप चाहो तो इस लिखे हुए इन्फिनिटिव को वुड रिपे के साथ भी इस वाक्य में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पेपर में कई बार यह हरकत मिलती है कि क्वेश्चन ऐसे लिखकर दिया जाता है, पैसिव इसका ऐसे बना दिया जाता है। बात समझ रहे? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे? एक काम करते हैं, यहां वर्ब चेंज करते हैं, तब माहौल बनेगा सही। अब इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है। तो इन दोनों सेंटेंसेस का जब हम पैसिव बनाएंगे ना भाई, जब इन दोनों सेंटेंसेस का हम पैसिव बनाएंगे तो इनका पैसिव भी एक ही तरह से बनाया जा सकता है। करेक्ट है? ओके, आ जाओ, ध्यान से समझने का काम करते हैं। आई थिंक द स्टूडेंट्स टू हैव रिवाइज द लेसन। आई थिंक दैट द स्टूडेंट्स हैव रिवाइज द लेसन, दोनों तरीके का पैसे बना सकते हैं। आई थिंक दैट, ठीक है ना सर, दैट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इन्फिनिटिव से पैसे बनाएंगे। आई थिंक द लेसन टू हैव रिवाइज का पैसे बना दिया, टू हैव बीन रिवाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है ना जी। हाँ, इसका जो यूजुअल पैसिव आप बनाते हैं वो ये भी बनाया जा सकता है। आई थिंक यूजुअल जो इसका पैसिव बना जा सकता है, इट इज थॉट दैट द लेसन हैज बीन रिवाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ओके फाइन। आप इस आई थिंक का पैसिव ना भी चेंज करें तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है जी। इसके बाद ऐसे भी लिखा जा सकता है। करेक्ट है भाई?
बात समझ में आ गई बेटा? इजी। ओके, यहां पर स्नेहा के लिए नहीं, इस हिम को जब हम यहां पर डूअर की जगह लिखेंगे तो ये ही लिखा जाएगा भाई। ओके भाई, अब ये दो सवाल और निपटाते हैं भाई। इट इज इजी टू इंसल्ट समवन, ठीक है ना, आप ऐसे बना लें। इट इज इजी, ये वही है जिसके अंदर डूअर की पहचान कहीं नहीं देखने को मिलेगी, डूअर है कहां, ठीक है ना। तो इसका पैसिव बनाना तो और भी आसान हो जाएगा। कैसे? इट इज इजी, ठीक है ना, फॉर समवन टू बी इंसल्टेड। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ के ना? ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। शी नीड्स टू ब्रिंग द लाइब्रेरी बुक्स, हम पैसिव इसका बनाने का काम करेंगे। तो कैसे पैसिव बनाएंगे? तो आप इसके ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लाएंगे, द लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है, नीड्स टू बी ब्रॉट बाई हर। बहुत आसान थे। ओके, इजी, करेक्ट हो गया भाई ये भी, ठीक है। अब मैं आपको 3 स्पेशल केसेस बताऊंगा बेटा, 3 स्पेशल केसेस में आप लोगों को बताऊंगा। अब इन 3 स्पेशल केसेस के अंदर क्या कहानी है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले इनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। सर, कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ओब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी बताई जाती है, ओब्लिगेशन ऑफ ड्यूटी बताई जाती है, यानी कि किसी भी कर्तव्य को कराया जाना मजबूरी हो जाता है। किसी भी कर्तव्य को करना, किसी भी काम को करना अपने आप में किसी भी तरीके की कोई भी मजबूरी बन जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, है ना। हमारे सामने जो एक्टिव वॉइस का ढांचा है वो लिखा हुआ हमें नजर आता है सब्जेक्ट के बाद। सिंगुलर है हैज, प्लूरल है हैव, सर थर्ड फॉर्म के लिए या पास्ट के लिए हम हेड लगा के चलते हैं। और इन सभी के साथ हमें टू देखकर V1 देखने को मिलता है। ऐसे लिखे हुए वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? ठीक है जी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई बेटा? इजी हो गया बेटा? ठीक है। अब मेरे बेटे, इसका जब हम पैसिव बनाने का काम करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में पैसिव बनाने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में मैं आप लोगों को ये चीज पहले ही बता दूं, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये हैज या हैव जो हमारे सामने लिखा है ना, ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट परिवार का सदस्य है या फिर ये अपने आप में पास्ट इंडेफिनेट का सदस्य है। ठीक है जी, ओके भाई। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट की वजह से जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, सब्जेक्ट हमने लिखा भाई, इसके बाद हम इज लिख देंगे, सर प्लूरल है आर लिख देंगे, सिंगुलर है वॉज, प्लूरल है वर, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे बेटा। ठीक है जी, हाँ कि ना? ओके, बात समझ में आ गई बेटा? हाँ कि ना? इजी। अब बेटा जब हम इसका पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे तो इज आर वॉज वर, जैसा देखो हेड है तो वॉज वर लेकर जाना पड़ेगा, हैज या हैव है तो इज या आर, अगर एम आई के अनुसार लिखेंगे तो एम हम लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या लिखने का काम करेंगे? ऑब्लाइज्ड के बाद टू और V1 को। ठीक है, 3 वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, तीनों के तीनों लिखे हुए वाक्यों को आप जरा फटाफट से पैसिव बनाकर दिखाएं भाई। I have to go. She has to come. Rakhi will have to report. चौथे सवाल में गूगली है,
बना के दिखाओ बेटा इनको फटाफट से, बना के दिखाओ फटाफट से। एक बार थर्ड सेंटेंस चेक कर लो, बिल्कुल चेक कर लेते हैं भाई। थर्ड सेंटेंस में क्या परेशानी है बताओ बेटा, बताओ थर्ड सेंटेंस में क्या परेशानी है। तीसरे सेंटेंस में लेसन के साथ हैज लगेगा। बेटा यहां पर लेसन के साथ हैज लगा है, क्या आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? क्या आपको ठीक से दिखाई दे रहा है बेटा? तो इसमें तो हैज लिखा है, यहां पर हमने इन्फिनिटिव नहीं परफेक्ट इन्फिनिटिव को लिखने के लिए टू के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है जी, तो टू हैव के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिखा है, ये पैसिव है किसका? इस परफेक्ट इन्फिनिटिव एक्टिव का। अब आपके दिमाग में अगर ये गलत फहमी है सर यहां हैव इस लेसन की वजह से यहां हैज होना चाहिए, तो बेटा आप होश में आ जाओ, आप क्लास में ध्यान दे लो बेटा। जब क्लास में कोई चीज पढ़ाई जाती है ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे बेटा। परफेक्ट इन्फिनिटिव लिखने के लिए टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, ये बताया आपको, बिल्कुल स्पष्ट बताया है। नींद में मत रहो बेटा, और अगर कोई चीज क्लास में समझ नहीं आती है तो घर पर आराम से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीजों पे हम डाउट पैदा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेना जरूरी हो जाता है बेटा उस चीज के लिए। चलिए भाई बनाए बेटा इनके आंसर्स, बहुत आसान है बेटा। यहां लिखा है आई हैव टू गो, तो आप क्या कहेंगे? आई एम ओब्लाइज्ड टू गो। जब पेपर का लेवल सुपर लेवल का हो ना बेटा, जब पेपर का लेवल सुपर लेवल का हो तब हमें इन चीजों पर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है जी, है ना? शी हैज टू कम, तो आप क्या कहेंगे? शी इज ओब्लाइज्ड टू कम, यानी कि उसको आना ही पड़ेगा, ये उसके लिए बाध्यता है। राखी विल हैव टू रिपोर्ट, बन गया पैसिव। राखी विल, उसके बाद क्या लिखने का काम करेंगे? हैव टू रिपोर्ट लिखा है। राखी विल बी, क्या लिखेंगे हम? ओब्लाइज्ड रिपोर्ट, खत्म होगी बात, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? यहां पर कोई भी वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगाकर भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है? आगे लिखा है हीना इज गोइंग टू ज्वाइन द, सर यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपने आप पे इंट्रांजिटिव है, इस इंफिनिटिव का पैसिव हमें बनाना है, ठीक है ना? ओके, आवर टीम इज गोइंग टू बी ज्वाइंट बाय हीना, खत्म हो गई बात, करेक्ट हो गया भाई, फाइन। तो अब हम लेके चलते हैं आपको बिल्कुल आखिरी बात पर, अब हम लेकर चलते हैं आप लोगों को बिल्कुल आखिरी बात पर, ठीक है? हम लोगों ने लगभग सब कुछ कर लिया, अब एक आखिरी बात पर और मैं आपको लेकर चलूंगा। हालांकि इसको बड़े डिटेल में हम आपको वर्ब एडवांस में ही पढ़ाते हैं बेटा, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां थोड़ा सा इस बारे में समझना हमारे लिए लाजमी है, तो थोड़ा सा हमें यहां पर काम इसके लिए करना ही पड़ेगा, माफ कीजिएगा। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब किसे हम कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब अपने आप में एक अद्भुत तरह की वर्ब होती है भाई, ठीक है ना? कॉजेटिव वर्ब अपने आप में एक अद्भुत वर्ब होती है, और कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है जब हम किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करें। बात को ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, वैसे जनरल मीनिंग बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये हूं मैं, ठीक है ना जी? मैंने वाक्य आपके सामने लिखा, मैं पानी पीता हूं। याद है बचपन में हम पानी को मानी कहते थे, है ना भाई आयुष? बचपन में हम पानी को मानी कहते थे, मानी, है ना? मम्मी को कहते हैं मम्मी मानी, है ना? ठीक है भाई? सत्यम भाई कह रहे इतने अच्छे से कहीं नहीं पढ़ा, वी आर लकी हमें आप। चल थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, ठीक है ना? अब मैं अगर आपको ये कहता हूं मानी पिलाओ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? आप ये कहेंगे सर जी ये आप हैं, ठीक है जी, सर जी इस अगला वाक्य लिखोगे उसमें भी ये आप हैं। आपने कहा किसको? आपने कहा सर जी मुझे, है ना? पानी पिलाओ,
तो यानी कि मेरे सामने कौन खड़ा, आप खड़े हैं, आप मुझे पानी पिलाएंगे, लो सर जी पानी पी लो। अब अगर मैं आपको कहूं मानी पिलवाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ भाई साहब है नहीं नहीं नहीं, मैं डर गया आपको देख के यार बहुत शैतान बच्चे हैं हमारी टीम के भाई। ठीक है, अब मैंने अगर आपको ये कहा मानी पिलवाओ, तो ये वाक्य मैंने कहा किसको है भाई? वाक्य मैंने कहा, आप देखो आपको दो चोटी वाली बना दिया मैंने मेरे भाई। मैंने आपको कहा, लेकिन आप भी क्या करेंगे? आप भी किसी और इंसान को जाकर कहेंगे कि सर जी को प्यास लगे, सर जी के लिए पानी लेकर आओ। ठीक है ना? तो ऐसे लिखे हुए वाक्य में कॉजेटिव वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। यहां पर इस लिखे हुए एक्शन का डूअर कौन है? मैं हूं। कौन? ये गंजू पटेल। ठीक है, पानी पिलवाओ का डूअर कौन है? यू। इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से यू, लिसनर जो है ना, ये इसका डूअर है। ठीक है रीना जी, ये बात समझ आ गई मेरे बच्चे, है कि नहीं? और बेटा जब हम किसी नॉन डूअर से, यानी कि मैं किसी सामने वाले इंसान को कह रहा हूं किसी तीसरे इंसान को प्रेरित करो जो पानी लेकर आए और मुझे पिलाए, तो ऐसी वर्ब को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। आपकी परीक्षा में, आपके एग्जामिनेशन में कॉजेटिव वर्ब दो ही काम आती है, एक तो गेट है मेरे भाई और एक हैव है मेरे भाई। ठीक है ना? बड़े ब्रीफ में हम इसको समझेंगे। जब गेट को हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं दोस्त, जब गेट को हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं और हैव को एक्टिव से पैसिव में लेकर जाते हैं, तो इनका बहुत ही प्यारा सा व्यवहार होता है, एक्टिव पैसिव। बाबू इसका भी एक्टिव, इसका भी पैसिव बनाने का सीधा सीधा ढांचा ध्यान से समझिएगा। बहुत प्यारी बात सिखा रहा हूं बेटा। ठीक है ना? गेट के लिए हम एक्टिव वॉइस क्या लिखते हैं? कोई भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम गेट लिखते हैं। ठीक है ना जी? गेट के बाद बाबू, गेट के बाद हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर डूअर हमें देखने को मिलता है तो हम इसके बाद इंफिनिटिव लगाते हैं, आगे नॉन डूअर लगाते हैं। ठीक है, पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, पहले लिख देंगे क्या चीज हम? गेट। गेट के बाद नॉन डूअर और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर आपको लिखना है तो ये ऑप्शनल है कि आप इसके डूअर को मेंशन करें या ना करें, ये अपने आप में ऑप्शनल चला जाता है। उदाहरण के लिए एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, एक्टिव से पैसिव बनाकर दिखाएं। बाबू इसका पैसिव अगर आप बना दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी से बनाइए फटाफट से। अगर आप इसका पैसिव बना दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद लगती है कि फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बनाओ बेटा। गॉट के बाद ये डूअर है, डूअर के बाद हमने इंफिनिटिव लिखा, इस इंफिनिटिव का नॉन डूअर बैग्स है। पैसिव बनाने के लिए नॉन डूअर को पहले ला देंगे, यहां पैसिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म हमें लिखनी होती है, बाई के बाद हमने राहुल लिख दिया, खत्म हो गया भाई सवाल। ओके भाई। अब थोड़ा हैव के बारे में समझ लो। हैव की खास बात क्या है बेटा? किसी भी सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को, किसी भी सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को हैज, हैव या हैड देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर डूअर हमें देखने को मिलता है तो हम इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को पाते हैं बेटा। पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम हैज, हैव, हैड को लिखते हैं बाबू, इसके बाद हम लिखते हैं किसको? नॉन डूअर को, और इसका पैसिव बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म लगाकर, सर प्रेपोजिशन आगे लगाकर डूअर इसके बाद लिख देते हैं। इसको लेकर भी एक वाक्य लिख देते हैं। मैंने कहा किरण हैज अ डॉग, लुक आफ्टर द गार्डन। बाबू इसका पैसिव बना के दिखाओ फटाफट से।
पैसिव बनाकर देखो फटाफट से। ठीक है, इसका पैसिव बना दो। और बाबू कुछ सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिनमें आपको चॉइस एरर बेस्ड क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। एरर बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। आप जानते हैं डूअर नॉन डूअर की आइडेंटिफिकेशन के आधार पर। शाबाश। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस की भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जल्दी से बनाएं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। किरण हैज अ डॉग लुक आफ्टर द गार्डन। सर हैज के बाद ये डूअर है, ये लुक आफ्टर का डूअर है। लुक आफ्टर के बाद ये हमारे सामने नॉन डूअर है। ठीक है जी, यानी कि एक्टिव वॉइस में लिखा है, पैसिव में लिखना है। इसको यूं का यूं छोड़ना है, इसको मत छेड़ देना गलती से। किरण हैज, नॉन डूअर को पहले आप लेकर आएंगे द गार्डन। ठीक है जी, और इनका पैसिव बड़े खास तरीके से बनता है। तो इसका जब पैसिव हम बनाएंगे तो सीधी थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे लुक्ड आफ्टर, ये पैसिव हो गया भाई। और उसके बाद लिखेंगे बाय अ डॉग। अब देखो थोड़ा अगले सवाल में मजेदार बात आ जाएगी बेटा। हैव दिस बॉक्स। अब एक बात बताओ, बॉक्स डूअर है इस वर्ब का या नॉन डूअर है, ये बताओ। इस बॉक्स को तुड़वाओ, तो ये बॉक्स तुड़वाने का डूअर होगा नॉन डूअर होगा? अरे सर बॉक्स को तो कोई और तोड़ेगा, यानी कि ये अपने आप में नॉन डूअर है। नॉन डूअर होने का मतलब अगर हैव पे या हैज के बाद नॉन डूअर आए तो थर्ड फॉर्म की हमें जरूरत है। थर्ड फॉर्म के अनुसार हमें क्या चाहिएगा बेटा? ब्रोकन चाहिएगा। बोलो हाँ। ठीक है भाई, सवाल नंबर 4 पर आ जाओ। गेट समवन, किसी को पकड़ो या किसी को लाओ जो तोड़ दे इस बॉक्स को। तो सर समवन कौन हो गया है? डूअर हो गया। डूअर होने की वजह से अगर हमारे सामने गेट के बाद डूअर है तो हमें इन्फिनिटिव लिखना पड़ता है। इन्फिनिटिव यहां पर है। ऐसे आपको सवाल को डिकोड करना है। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई। अब आपकी बारी है बेटा इस सवाल को समझने की। गेट दिस पेपर साइन, टू साइन या साइंड। अब एक बात बताओ सर, पेपर खुद साइन तो करेगा नहीं, पेपर को तो साइन किया जाएगा, यानी कि ये नॉन डूअर होने की वजह से हमें क्या चाहिए बेटा? पैसिव। पैसिव के लिए हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। गॉट इट। यहां से अगर आप लोगों के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो एक प्यारा सा ओवर खेलना है आप लोगों को। 4 बॉल डाल रहा हूं, इन चारों में गुगली है, संभल के अपने फिल इन द ब्लैंक्स चारों के एकदम खटाखट फटाफट चटाचट बता दो भाई। क्लास थोड़ी लंबी चल गई है आज, इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा बाबू। लेकिन माफी ही क्या यार, ये तो हमारा
फर्ज बनता है भाई डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, है ना मेरे भाई। ये तो हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लगन से पढ़ें, है ना मेरे भाई। चलो भाई अब आंसर बनाएंगे। शी हैज अ मैनेजर ब्लैंक द अकाउंट्स, तो उसके पास एक मैनेजर है जो अकाउंट्स को मिलान करता है। सर मैनेजर डूअर है, डूअर होने की वजह से हम क्या लगा देंगे, ये देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, अगर हैज हैव के बाद डूअर लिखा है तो फर्स्ट फॉर्म चुपचाप लगा दो। गेट दिस वर्क डू, सर काम खुद ब खुद तो होगा नहीं, काम को तो कराया जाएगा, यानी कि नॉन डूअर होने की वजह से हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। भाई गेट के बाद अगर नॉन डूअर लिखा है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आई विल हैव माई स्टूडेंट्स ब्लैंक क्वालिफाई द एग्जाम, सर मैं थोड़ी एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा, मेरे स्टूडेंट्स डूअर हैं किस चीज के, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरे स्टूडेंट्स अगर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हैं तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, सर ध्यान से देखो, गेट के बाद अगर डूअर लिखा है तो हम इन्फिनिटिव लगाते हैं, तो इसके साथ टू भी लगाना होगा। शी गॉट हर क्लोथ्स स्टिच, सर कपड़े क्या है, खुद को थोड़ी सीलेंगे, कपड़ों को तो सीला जाएगा, यानी कि नॉन डूअर हो गया है, इसी की वजह से हम लोग, सर गेट के बाद अगर नॉन डूअर है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इसी की वजह से स्टिच्ड, स्टिच का मतलब होता है सिलाई करना। इसमें पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का ये प्यार भरा सफर मजेदार होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आज मेरे बच्चों हमने ज्यादा पढ़ लिया है, इस बात के लिए तो मुझे आप लोगों से थोड़ी सी माफी चाहिएगी, ठीक है। आज हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया है, लेकिन इस बात की नाराजगी हम लोग बिल्कुल नहीं रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की ज्यादा पढ़ाई का फायदा भी हमें मिलेगा। कल हम आप सभी के साथ वॉइसेस की भाई प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कल हम आप लोगों के साथ मिलकर वॉइसेस की प्रैक्टिस करेंगे बाबू, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, रिवीजन करके आना जरूरी है, ठीक है जी, हाँ कि नहीं, रिवीजन करके आना जरूरी है। तो रिवीजन करके आएंगे ना सारे बच्चे, प्रॉमिस करो फटाफट से, तभी प्रैक्टिस में मजा आएगा बेटा। एक से एक अद्भुत सवाल आपके लिए लिखे हुए हैं बेटा, एक से एक गजब के सवाल आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है भाई, ओके भाई। ओके भाई, तो ये हो गई हमारी कहानी यहां पर खत्म। इजाजत है मेरे बच्चों अब, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, मस्त रहना, ठीक है।